नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीडीसी फॉर्म कैसे भरना है इस पर एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लोगों ने जीडीसी फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन इसमें काफ़ी गलतियाँ हो चुकी है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि कितनों ने काफ़ी गलती कर ली है। तो दोस्तों अपनी गलतियाँ एक बार देख लीजिए, जो आपकी गलती हुई है। तो आप दोस्तों अब उसको सुधारा तो जा नहीं सकता है। अब जो भी होगा लास्ट में होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। जीडीसी फॉर्म कैसे भरना है सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, आपने क्या गलती की है फॉर्म में। फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों, किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ये भी बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे में अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं ये दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। दोस्तों अभी तक लगभग 15,000 टोटल, दोस्तों 15,000 अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल अभी तक 15,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और वो 15,000 जो फॉर्म है दोस्तों, अभी तक आपका जेई और टेक्नीशियन और दोस्तों आपका लोको पायलट मिलाकर है। टोटल अभी तक जो है पूरे हमारे तीनों डिवीज़न को मिलाकर, मैसूर डिवीज़न, बेंगलुरु डिवीज़न और हुबली डिवीज़न को मिलाकर लगभग 15,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी भी काफ़ी टाइम है। तो मेरे हिसाब से अभी टोटल जो है 20 या 25,000 फॉर्म भर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी लोगों का जो है जो सैलरी स्लिप है वो अभी नहीं आया है। क्योंकि अभी जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग किया है, जिनका पीएफ नंबर आ गया होगा, तो दोस्तों उनकी सैलरी जो है 30 या 31 को आ जाएगी। तो जब सैलरी आएगी तभी वो अपना जो फॉर्म है वो भरेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म में सैलरी स्लिप भी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी स्लिप आएगी तभी उनको बिल यूनिट पता चलेगी और तभी सैलरी स्लिप भी जमा करेंगे और फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होने वाले हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा। और ये इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको कि कंपटीशन हाई कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको यहाँ आरआरसी हुबली सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, आरआरसी हुबली सर्च करेंगे तो आपको आरआरसी हुबली की जो पहला वेबसाइट आएगी उस पर जाना है। और उस पर जाने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर आपको टच करना है। ठीक है दोस्तों, इस पर टच करने के बाद देख रहे होंगे आप, ऊपर लिखा है रिज्यूम रजिस्ट्रेशन, नीचे यहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में टच करना है आपको। इसके बाद आपके पास आएगा आप ये रेलवे के कर्मचारी हैं या नहीं, तो उस पर आपको टच करना है। उसके बाद ये दोस्तों स्क्रॉल होकर नीचे को जाएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को सबमिट करना है इसमें और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सीधे आप कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे, ध्यान से देखिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पहुँचेंगे पर्सनल डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। लॉगिन करने के बाद आप पहुँचेंगे पर्सनल डिटेल्स में। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जेंडर भरना है, जैसे कि मेल फीमेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। उसके बाद आप PWD से हैं तो यहाँ आपको यस या नो का टिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपनी कैटेगरी भरनी है। अगर आप OBC से बिलोंग करते तो आपको क्या क्या भरना पड़ेगा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ तो मुझे कुछ भी भरना की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन मतलब डेट, उसके बाद सब कास्ट जो जैसे कि यादव अहीर होती है किसी की, तो वो इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से आपका ऑथोराइज है, कहने का मतलब है तहसील से या एडिशनल कलेक्टर से या जो भी आपका होता होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा होने के बाद दोस्तों आपको आधार नंबर भरना है, फादर हस्बैंड नेम भरना है और दोस्तों इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको, फिर उसके बाद दोस्तों स्टेट, उसके बाद दोस्तों पिन कोड, उसके बाद दोस्तों ये ध्यान दीजिए मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें क्या मैं आपको बता रहा हूँ पहले ध्यान से समझना। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दोस्तों ये आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपको मान लीजिए मालूम नहीं है तो आप क्या करिए, HRMS ID में जाइए और वहाँ आपका लिखा रहता है कि आपका कौन कौन सा मार्क्स है, मतलब कौन कौन से आप पे मार्क है। तो जो भी अभी ग्रुप डी पे ज्वाइन हुआ है उनको तो पता है, लेकिन काफ़ी पुराने लोगों को HRMS ID में नहीं मालूम होगा तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 आपके मार्क बताए होंगे, तो 2 मार्क को वहाँ से इसमें लिख देना है। और लेकिन दोस्तों 1 मार्क जरूरी है, एक तो लिखना ही लिखना है, दूसरा आप नहीं भी लिखेंगे कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों 1 जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो करंट मेडिकल क्लासिफिकेशन, दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि A1 A2 A3 जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पर भरना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोको पायलट के लिए दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड
A1 चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको A1 ही भरना है इसमें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोको पायलट का फॉर्म भर रहे हैं तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड तो चाहिए, बट आपके HRMS ID में जो मेडिकल स्टैंडर्ड पहले से रजिस्टर्ड है आपको वही भरना होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों, वरना प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद दोस्तों मैं आगे दिखाता हूँ आपको प्रेजेंट डेजिग्नेशन। दोस्तों जो आपका डेजिग्नेशन है, जैसे मेरा असिस्टेंट CNW है तो मैं असिस्टेंट CNW लिखूंगा, ठीक है दोस्तों, तो असिस्टेंट /C&W, ठीक है दोस्तों, ये मैं भरूंगा। और अगर आपका कोई और है तो आप वैसे ही अपना डेजिग्नेशन भर दीजिए। अगर डेजिग्नेशन समझ में नहीं आता कहाँ से कैसे क्या भरें क्या नहीं, तो दोस्तों आप HRMS ID में जाके वहाँ देख सकते हैं अच्छे से डेजिग्नेशन आपका क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेवल ऑफ पे मेरा 1 है तो मैं 1, बाकी जो भी आपका होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि लेवल 1 में ग्रुप डी आता है तो लेवल 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिवीजन या यूनिट, दोस्तों इसको आप टच करेंगे तो आपका जो भी डिवीजन होगा उसमें आ जाएगा, जैसे कि आपका बेंगलोर डिवीजन, मैसूर डिवीजन या हुबली डिवीजन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों NPS नंबर अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं आपको क्या होता है। दोस्तों PF या NPS नंबर आपको दिखेगा अगर आपका सैलरी स्लिप होगा तो सैलरी स्लिप में 2-3 जगह लिखा होता है NPS या PF नंबर, तो वो नंबर आपका इसमें होगा, ठीक है दोस्तों। और वो 4252 से शुरू है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यूनिट या वर्क स्टेशन आप इसको टच करेंगे तो आपका जो भी स्टेशन होगा स्टेशन कोड उसमें डालना, जैसे कि मेरा SBC है तो SBC डालूंगा तो SBC आ जाएगा, उसको टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट जब आपका हुआ है रेलवे में, अगर आपको डेट नहीं मालूम तो वो भी HRMS ID में मिल जाती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट दोस्तों आपका डिपार्टमेंट जो भी है आप वो डिपार्टमेंट भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मेरा मेडिकल डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो मैं अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट भरूंगा, वैसे ही आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको इसी से सेलेक्ट करना पड़ेगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी बिल यूनिट की बात करता हूँ दोस्तों, बिल यूनिट जो है आपको सैलरी स्लिप में मिलेगा। सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं अच्छे से, जैसे कि मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो बिल कुछ नंबर लिखा होगा उसका डैश करके मैकेनिकल C शायद CNS ऐसे टाइप का कुछ लिखा होता है, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है बिल यूनिट, वही सेम इसमें भर देना है आपको। अगला HRMS ID तो आपको सबको पता ही है, नहीं पता है तो आप HRMS ID में जाके लॉगिन करके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कंट्रोलिंग ऑफिसर से डेजिग्नेशन लेस देन जूनियर असिस्टेंट स्किल, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है। दोस्तों जो आपको कंट्रोल करता है ऑफिसर उसका आपने सिर्फ डेजिग्नेशन लिखना है, और ध्यान दीजिए ये नहीं कि JE का लिखना है, क्योंकि इसमें बोला है कि लेस देन जूनियर या असिस्टेंट स्किल। दोस्तों जूनियर या असिस्टेंट स्किल से छोटा नहीं होना चाहिए, आप वैसे लिख सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि जूनियर जो JE होता है, JE जस्ट हमारे ऊपर होता है जो हमें संभालता है दोस्तों, उनके भी ऊपर जो है उनका हमें नाम लिखना है जो उन सबको संभालता है, जो हमारे पूरे उसमें जो सबसे सीनियर है। जैसे कि हमारे उसमें सीनियर CDO सर हैं तो उनका हमें लिखना होता है सीनियर CDO/O/SBC। दोस्तों हमारे SBC में ये है, ऐसी YPR का होगा तो स्लैश के बाद YPR आ जाएगा यहाँ पर, बाकी ये सेम रहेगा। दोस्तों ये तो मेरा हमारा CNW का हो गया, ऐसे ही औरों का भी होता है। अगर आपको नहीं पता तो कैसे भरना है तो आप जाके अपने कोऑर्डिनेशन से पूछ सकते हैं, अपने JE सर से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये सर्टिफिकेट प्रूफ है, आप सर्टिफिकेट प्रूफ में आपको क्या क्या देना है वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। दोस्तों फ़ोटो जो है 2 MB से कम का होना चाहिए। दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है, आप मोबाइल से भी खींचेंगे तो क्रॉप करेंगे तो 2 MB से कम का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं आता है तो आप प्ले स्टोर में जाके एक फ़ोटो रिसाइजर ऐप होता है ब्लू कलर का, आप उससे आराम से कर सकते हैं। मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा उस ऐप का, आप उससे बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐप खोलते ही आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर में बता दूं आपको, कुछ दोस्त ऐसा कहते हैं कि मैं अपना सिग्नेचर चेंज कर सकता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अपना सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिग्नेचर पहले ही अपने जॉब में दे चुके हैं। अब सिग्नेचर चेंज करते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए सिग्नेचर चेंज मत कीजिएगा, जो सिग्नेचर आपका रियल है वही वहाँ डालिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज, दोस्तों एज प्रूफ के लिए आप क्या क्या लगा सकते हैं तो मार्कशीट लगा सकते हैं, देखिए, और बाकी आपके पास TC पड़ा है तो TC लगा सकते हैं, तो मार्कशीट या TC आप लगा लीजिए, 10th की मार्कशीट लगा दीजिए तो वो भी ठीक है। तो दोस्तों लास्ट लेटेस्ट पे स्लिप, तो आपका जो भी अभी पे स्लिप आया होगा नया वो आपको यहाँ लगाना है, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी आपका जितने भी MB या KB में डाउनलोड हुआ है वही लगा देना है। अगर आपने कोई कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट है तो आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर फ़ोटो खींच के लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों प्रोसीड कर देना है। तो ये जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये बेसिक डिटेल्स पहले कंप्लीट हो गया था, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब बात आई क्वालिफिकेशन की। दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्रोसीड करने के बाद आप पहुँचेंगे क्वालिफिकेशन में।
तो दोस्तों ये हम क्वालिफिकेशन में पहुंच गए हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटेल्स ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है। कहने का मतलब आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। ठीक है दोस्तों, आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है, मतलब स्कूल का नाम डालना है आपने। उसके बाद आपने डालना है नेम ऑफ द बोर्ड। दोस्तों बोर्ड का नाम डालना है, जैसे कि मेरा उत्तराखंड बोर्ड है, किसी का CBSE बोर्ड होता है, किसी का झारखंड बोर्ड होता है, तो उस हिसाब से बोर्ड का नाम। रजिस्ट्रेशन नंबर, दोस्तों आपका 10th का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एक, उसमें लिखा होगा। नहीं लिखा है तो देखना कहीं स्लैश करके कुछ नंबर लिखा होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ पासिंग, दोस्तों डेट ऑफ पासिंग डालनी है। पासिंग की डेट अगर आपको नहीं मालूम तो उसमें लिखी होती है, आप देख सकते हैं। नहीं पता तो आप सबसे नीचे जाके जो जब मार्कशीट आया होता है तब की डेट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कितने मार्क्स आए हैं और यहाँ पर कितने में से आए हैं, मतलब जैसे कि मेरे 500 में से अगर 400 मार्क्स आ रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है, 500 यहाँ 400 यहाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपकी परसेंटेज बन के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर सबमिट कर देना है। 2 MB से कम का होना चाहिए भी, और अगर आपका रिसाइज नहीं हो पा रहा तो रिसाइजर ऐप से रिसाइज कर सकते हैं। मैं रिसाइजर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने अगर 12th किया तो उसमें यस कीजिए, और उस पर उसकी डिटेल्स भी सेम ऐसे ही भरना है, सेम टू सेम है। और उसके बाद दोस्तों आपने अगर ITI किया तो ITI का भरिए, बाकी अगर CCA करा है तो उसका भरिए, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भरिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने जैसे कि मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा दोस्तों आप 2 डिप्लोमा लग रहे हैं। कहने का मतलब है आपका डिप्लोमा भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगी। ITI किया है तो मार्कशीट भी और जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। तो दोस्तों इन सब के 2 लगेंगे, तो ध्यान देना आपके पास 2 होने ज़रूरी हैं, तभी आपका फॉर्म भरेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में यस करके ग्रेजुएशन का फॉर्म भर सकते हैं, सेम टू सेम है। उसके बाद सेम मैंने बताया अभी आपको मार्कशीट का भी और सर्टिफिकेट दोनों का लगेगा। फोटो तो दोनों आप फोटो लगाएंगे यहाँ पर, ITI में भी दोनों का लग रहा है, डिप्लोमा में भी दोनों का लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको PG करा है तो PG में भी टिक करके आप ऐसा ही कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स दोस्तों कंप्लीट करके आपने यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड कर देना है। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड करने के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रेफरेंस की बात आती है। दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस में क्या होगा आप देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट पोस्ट करनी है। दोस्तों पोस्ट को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों कितनी पोस्ट है आपको पता है, मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों ये हमारी पोस्ट है। दोस्तों कितनी पोस्ट है हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे में, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों टोटल ALP हो गई, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो सिग्नल की है, ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ की है, वेल्डर की टेक्नीशियन है, बाकी सब JEE की पोस्ट है। दोस्तों इन सब पोस्टों को आपको सेलेक्ट करना है और इन सब पोस्टों को आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रेफरेंस किस हिसाब से देंगे, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जिसका भी मैकेनिकल है, मैकेनिकल से जिसने डिप्लोमा या डिग्री की है, तो सबसे पहले वो पोस्ट प्रेफरेंस में JEE भरना, क्योंकि लोको पायलट निकालना बहुत ईजी है दोस्तों, JEE निकालना थोड़ा टफ है, और JEE की पोस्ट काफ़ी बड़ी भी होती है। अगर आप लोको पायलट पहले भर देते हैं और आप JEE बाद में भरते हैं, और अगर आप लोको पायलट में निकल जाते हैं और JEE में भी निकल जाते हैं, तो दोस्तों आपको लोको पायलट मिल जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस जरा ध्यान से भरना। पोस्ट प्रेफरेंस में पहले JEE भरना, क्योंकि JEE में आप नहीं भी निकले तो लोको पायलट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लोको पायलट भरना है, फिर एक एक करके आपको ये सब JEE जो भी टेक्नीशियन भरना है, टेक्नीशियन भरिए, JEE भरना है, JEE भरिए, एक एक करके आपको सब भरना होगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि टोटल ये जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो टोटल 13 पोस्ट प्रेफरेंस है, तो 13 आपके पास पोस्ट भी पड़ी है, तो एक एक करके आप भरिए। जो पहले नंबर पर किसी को भरिए, दूसरे नंबर पर दूसरे को भरिए। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट ट्रेड एंड एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर जरा दोस्तों कुछ दोस्त गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हम डिप्लोमा वाले हैं, तो डिप्लोमा वाले होंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें से ये जो अलाइड इंजीनियरिंग, जो दोस्तों ये है अलाइड इंजीनियरिंग, ये आपको डिप्लोमा और बीटेक वालों का ये अलाइड इंजीनियरिंग होता है दोस्तों। तो डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले ये भरिए, और बाकी जो भी ITI वाले हैं वो ये इनको भरना है ITI वालों ने। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। और अगर दोस्तों पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो सबसे पहले लोको पायलट भरेंगे, या मान लीजिए आपने JEE भर दिया, जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ हूँ, लेकिन मैंने ITI नहीं किया है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं JEE का पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा, और सेकंड नंबर पे उसके जस्ट नीचे जो भरने का आता है कि आपका कौन सा, एक सेकेंड, उसके जस्ट जैसे कि ये 2 ऑप्शन है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं सेलेक्ट पोस्ट और सेलेक्ट ट्रेड एग्जाम। तो दोस्तों आपने अगर पोस्ट सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने ALP पोस्ट सेलेक्ट किया, तो आपको कौन सा ट्रेड एग्जाम सेलेक्ट करना है अगर आप डिप्लोमा वाले हैं। तो दोस्तों आपको
ये जो मैकेनिकल ये वाला दिख रहा है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ALP डालते हैं ऊपर तो आपको ट्रेड एग्जाम में ये लिखना है, और अगर आप ऊपर JEE लिखते हैं तो आपको मैकेनिकल अलाइड इंजीनियरिंग लिखना है। दोस्तों मुझे पता है क्योंकि मैंने भरा है, मैंने लोको पायलट का भी भर रखा प्रेफरेंस, फर्स्ट जो मैंने JEE की डाली है फिर लोको पायलट की डाली। तो आपको जो JEE जब आप प्रेफरेंस डालेंगे तो JEE के जस्ट नीचे जब आपका ट्रेड एग्जाम पूछा जाएगा तो उसमें आपको मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग डालनी है। अगर आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, अगर आपने फिर आपने नेक्स्ट जो प्रेफरेंस भरी है लोको पायलट भरी थी, लोको पायलट में आपको ये वाला डालना पड़ेगा। अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये, ऑटोमोबाइल है तो ये। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इसके बाद दोस्तों ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ये प्रेफरेंस आप टोटल प्रेफरेंस भर के आप ये अपना क्या करिए, इस CBT का लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है पेपर। तो उसके बाद ये प्रोसीड कर दोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। और दोस्तों आपका एक नॉर्मल आपका एक पेज आ जाएगा फॉर्म फुलफिल करके, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है बस। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फॉर्म हो गया आपका, इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक सेकंड दोस्तों, लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू। ये प्रीव्यू में जब पहुँच जाएगा तो यहाँ ये कंप्लीटेड हो जाएगा, यहाँ लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड और ग्रीन आ जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आप जो भी फॉर्म आपका दिखेगा आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास संभाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये जो हम पेपर दे रहे हैं तो दोस्तों जो ALP का पेपर है दोस्तों, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो ALP का फॉर्म भरेंगे बीटेक और डिप्लोमा वाले दोस्तों, उनके लिए क्योंकि ऐसा होता है, इसमें पार्ट A और पार्ट B का पेपर होता है CBT में। ठीक है दोस्तों, पार्ट A और पार्ट B का पेपर होता है, पार्ट B जो होता है टेक्निकल होता है दोस्तों। तो जो पार्ट B टेक्निकल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ITI का लेवल पूछा जाता है, ITI के जो ट्रेड है वो पूछे जाएंगे सिर्फ दोस्तों। बट डिप्लोमा और बीटेक वाला को था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो दोस्तों मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो फिटर, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आते हैं। तो दोस्तों मैं क्या पोस्ट भरूंगा, क्योंकि कोई भरने का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं किस चीज़ से पेपर दूंगा, इसकी ज़रा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, बट मैं इतने ज़्यादा पोस्ट भर सकता हूँ, सॉरी इतने ज़्यादा एग्जाम के लिए, मतलब पार्ट B के लिए पेपर दे सकता हूँ, इनमें से कोई भी एक चूज़ करके। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है। अब मैं बता दूँ आपको, अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं और आपने डिप्लोमा और या बीटेक किया हुआ है, तो दोस्तों आप इनमें से किसी एक को चूज करेंगे और उसी हिसाब से लोको पायलट का पार्ट B का पेपर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात, उसी हिसाब से आप पार्ट B का पेपर देंगे। लेकिन दोस्तों पार्ट B का पेपर देने से पहले आपको पता ही नहीं है कि आपने चूज क्या किया है, क्योंकि इस फॉर्म में तो चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। आप देख सकते हैं आपने पूरा फॉर्म भरा, मैंने पूरा फॉर्म भर दिया, आपने भी भर दिया हो कितने लोगों ने, लेकिन इसमें पार्ट B का चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों ये जरा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप पेपर देंगे, तो पेपर देते टाइम आपका ये आ जाएगा कि आप कौन से पार्ट B में कौन से ट्रेड से पेपर देना चाहते हैं। तो मैकेनिकल वाले इतने ट्रेड से पेपर दे सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों लोको पायलट की तैयारी करने वाले ये मत समझना, जो भी डिप्लोमा और बीटेक वाले लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो कि ये मत समझना कि वो सिर्फ अपना JEE का या JEE का कोर्स पढ़ रहे हैं तो ट्रेड का पेपर आराम से हो जाएगा और सेम टू सेम JEE का कोर्स ही आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा डिग्री वाले हैं वो रिलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट B क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम। दोस्तों इन सब में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट ये कहाँ करना पड़ेगा, ये फॉर्म में तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अब लास्ट ऑप्शन बचा हमारा CBT, तो CBT में आपका सेलेक्ट करने को आएगा जब आपका पार्ट B पेपर होगा, तो कि आपको कौन सा ट्रेड चूज करना है। तो दोस्तों उस टाइम पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो इतने में से कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो इनमें से कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इनमें से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑटोमोबाइल वाले हैं तो इनमें से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मैकेनिकल वाला हूँ तो मैं मैकेनिकल डीजल करूँगा, मैकेनिक डीजल। और अगर कोई मैकेनिकल वाला है और कोई ये मुझसे पूछना चाहता है कि सबसे ईजी कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, तो मैं बता दूं उनको मैकेनिक डीजल सबसे बेस्ट रहेगा। और इसकी पूरी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों अब विराम लेते हैं वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जिसको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। बता दूं आपको 15,000 तक फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म और भरे जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में इसमें लेके आऊँगा डीजल मैकेनिक के ऊपर, डीजल मैकेनिक की बुक और जेई की मैकेनिकल की बुक के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद।